शुभ संदेश प्रतिभागियों को जिनको ये आज विभिन्न क्षेत्रों में मिला है, तो उनको फिर से एक बार बधाई संदेश देने का कष्ट करें। माननीय न्यायाधीश उदय चंद बाड़ूफल जी। सम्मानित मंच एवं आज सम्मानित होने वाले ऑनरेरी डॉक्टरेट्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि व्यक्ति की अभिलाषा भी होती है, व्यक्ति कोशिश भी करता है कि मैं डॉक्टरेट प्राप्त करूं। ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट एवं विथ कोलैबोरेशन ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड पीस यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा यूएसए के द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है, आप सभी पधारे। इस समारोह की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आप सबका अभिनंदन। मैं अपनी बात को संविधान से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आज देश का शासन और वी ऑल आर गवर्न्ड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू। सभी संविधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा उस दिन संविधान के संबंध में अपने अपने विचार प्रकट किए। उस दिन संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने अंतिम भाषण में ये बात कही थी कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू द लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस। हम आज 26 जनवरी 1950 से विषमताओं के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। Although we have achieved the political freedom, but still we have to achieve the social and economic equality. तो हम आज बहुत सारे लोगों को सोशल वर्क में कुछ डॉक्टरेट दी गई, किन्हीं को सम्मानित किया गया है, तो ये भी एक उसका भाग है कि हम सोशल सेक्टर में कितने आगे बढ़े हैं। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बाद में बात करेंगे, लेकिन सोशल इक्वलिटी के लिए हमारे जितने भी एनजीओज हैं काम कर रहे हैं, और जो भी सोशल ये सर्विसेज के लिए एनजीओज हैं, उनको आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है, स्टेट माना गया। वी आर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो ये आप सब लोगों का सोशल वर्क में जज्बा देख के ऐसा लगा कि एक सरकार के अंग के रूप में आप काम करें। प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, मानद डॉक्टरेट की उपाधियां दी गई। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि प्रतिभाएं अपनी स्वयं राह निर्धारित करती है, अपना दीप प्रतिभाएं स्वयं लेकर के चलती है, तब प्रतिभा कहीं छूटती नहीं हो, कहीं भी हो। प्रतिभाओं का सम्मान करना और हमारा एक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है कि जो भी समाज सेवा के अंदर और समाज के अंदर प्रतिभाएं अपने अपने क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं, उनको सम्मानित करना हमारा एक सामाजिक दायित्व है। और इस दायित्व के लिए मैं ये सोशल अवेयरनेस एंड पीस यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा एंड रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट को बधाई देता हूं कि इस संबंध में उन्होंने पहल की। अगर हम मनुष्य में भेद नहीं करेंगे
और वो भेद, मैं वो नहीं कह रहा हूं, भेद है योग्यता का, योग्यता के भेद की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति समाज के लिए एक बढ़ चढ़ करके जितना काम करता है, उसको अगर हम सम्मान नहीं दें या उसको कहीं न कहीं पंक्ति में आगे नहीं लाएं, तो हम देखते हैं कि हम हमारा दायित्व नहीं निभा पाते। सच्ची प्रतिभाएं हैं वो जल एवं वायु के समान होती है। कोई कितना भी उसको प्रतिबंधित करे, लेकिन वो रुक नहीं सकती, वो समाज के सामने आए। प्रतिभा एक वह चीज है कि हर कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मैं भारत के 3 राष्ट्रपतियों के नाम लूंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर कलाम साहब। राष्ट्रपति की कुर्सी भी उनको उनके व्यक्तित्व के आगे छोटी लगती थी, वो नहीं लगती थी कुर्सी। तो प्रतिभा के बल पर आप कुर्सी तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुर्सी के बल पे कोई प्रतिभा हासिल नहीं कर सकता। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि उनके उस कुर्सी पर बैठने से कुर्सी का मान सम्मान बढ़ता है। तो आज के दिन हम इतने सम्मानित व्यक्तियों को डॉक्टरेट दिए हमने, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, तो हम उनसे भी यही अपेक्षा करेंगे कि समाज में ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करें और देश के ऐसे नागरिकों का निर्माण करें कि इस देश को कुछ आगे लेकर पूरे भारत में क्रॉप डॉक्टर बने। कहते हैं कि ऐसा ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत बड़ा सा बिजनेसमैन है, ये बिजनेस बड़ा आदमी कौन कहलाता है, बड़ा आदमी कौन होता है? इसके लिए मैं आपको 2 शब्द कहूंगा कि बड़ा आदमी वह कहलाता है जिससे मिलने के बाद जो व्यक्ति मिलने आया उनसे, वो अपने आप को छोटा महसूस नहीं करे, वो उसके बराबर महसूस करे। कितना ही हमें आज आवश्यकता है और देश के अंदर जो वातावरण है उसके अंदर हमें यह भी है कि हम ऐसे प्रतिभाओं को आगे और हम सम्मानित करके आते हैं। कई बार क्या होता है, हम भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार कहते हैं कि साहब हमारे बायोडाटा तो 6 पेज के थे, हमारा नाम तो आया ही नहीं अवार्ड के अंदर। तो मैं इसके संबंध में आपको बताऊं कि अचीवमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक इंडिविजुअल अचीवमेंट, व्यक्तिगत अचीवमेंट में आपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छी डिग्री दिलाई, अच्छे कराया, सेटल हो गया, अच्छी शादियां की, अच्छा बिजनेस सेटल किया, आपने बहुत टारगेट प्राप्त किया। लेकिन सम्मान के हकदार वो लोग हैं जो निस्वार्थ समाज और मानवता के लिए काम करते हैं, वो सम्मान के लोग। एक एंट्री हो, अभी जैसे आपने बताया इतने ब्लड डोनेशन किए उन्होंने, कोरोना के अंदर अपने बच्चों की परवाह नहीं किए हुए उसने राशन वितरित किया। उनका एक काम ही बहुत बड़ा है। आप इंडिविजुअल अचीवमेंट में आप कितना ही लिख लें, इंडिविजुअल अचीवमेंट इट इज योर फैमिली ओनली, नॉट फॉर द ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए नहीं। वो काम जो सोशल एनजीओ जो करते हैं, मानवता के लिए जो काम देते हैं, मानवीय संवेदनाओं को जागृत करते हैं, उन लोगों का सम्मान इस समाज के द्वारा किया ही जाना चाहिए। सम्मान हमारे व्यक्तित्व का एक अहम अंश है। एक अपन कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इसमें करो, ये सम्मान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है। आप जो सम्मान जिसको देंगे, और सम्मान एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। तो आज ये दोनों संस्थाएं सम्मान समारोह और डॉक्टरेट देने के लिए समाज के अग्रणी व्यक्तियों को आगे लाए, तो हम इन दोनों संस्थाओं को भी आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं हुआ करती, मेहनत और लगन के दम पर वो अपनी मंजिल हासिल कर ही लेते हैं, कोई नहीं रोक सकता। एक 3 सूत्र है, मैं आपको बताता हूं कि
श्रद्धा, किसी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, श्रद्धा रखना, योग्यता हासिल करना और उसको नम्रता के साथ प्रस्तुत। अगर इन 3 एलिमेंट्स का एक साथ सहयोग हुआ, श्रद्धा, योग्यता और नम्रता, तो वह व्यक्ति वास्तव में सम्मान के लायक है और व्यक्ति का सम्मान होना ही चाहिए। बात थी सम्मान की। आज डॉक्टरेट की उपाधियां दी गई, सबको अलग अलग क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्र में जो अलग अलग अचीवमेंट्स लिए, तो कुछ ज्ञान के बारे में भी 2-4 सेंटेंस अगर नहीं बोले तो बात अधूरी रह जाएगी। क्या है? ज्ञान से जीवन के सभी क्षेत्र में परिवर्तन आता है। एवरी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर अगर नॉलेज नहीं हो तो पशुत्व और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये चाणक्य की नीति, चाणक्य कि अगर शिक्षा नहीं हुई तो इंसान में और पशु में या कुत्ते में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो और पशुत्व को एक अलग डिस्टिंक्शन करती है वो है शिक्षा और वो है ज्ञान। तो जितने भी आज मानव उपाधियां जिन्होंने ग्रहण की है उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि मानवता के प्रति वो अपनी संवेदनाएं लाए, देश के लिए कुछ काम करें, कुछ जरूरत है। एक कभी कभी ये कहा जाता है कि ज्ञान हर चीज का माध्यम, नॉलेज इज पावर। आज मैं आपको उदाहरण दूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर जो जिनका संविधान रचना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स कह रही है। आप 25 नवंबर और 26 नवंबर की संविधान सभा की अगर कार्यवाही को पढ़ेंगे तो अंबेडकर ने कभी नहीं कहा कि मैं संविधान का रक्षक, लेकिन संविधान सभा के जो सदस्य थे उस टाइम पे, और पहला स्पीच तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही। उन्होंने कहा कि मैं पूरे 2 साल 18 महीने और 17 दिन तक डॉक्टर अंबेडकर को डेली सदन के अंदर देखता था, जबकि कभी कभी सदन के अंदर 5-7 सदस्य ही हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने एक बार मिस नहीं की और इन्होंने पूर्ण लगन और योग्यता के साथ आउटपुट दिया। तो अपनी योग्यता को और अपनी आउटपुट को इस समाज के लिए हम किस तरह से समर्पित करेंगे, ये हम अपने आप निर्भर हैं। और सबसे बड़ा, मेरे पास बहुत लोग आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आरजेएस के लिए, आईएएस के लिए, आरएस के लिए, गाइडेंस के लिए बहुत आते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से ही हुए, लेकिन मोर देन 100 पर्सन्स मेरे पास आकर के गाइडेंस है। वो कोई जज बना है, कोई आईएएस बना है, कोई आरएस बना है। तो आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को किस तरह से आप वितरित करते हैं? जितना आप बांटेंगे उससे 4 गुना आपके पास ज्ञान आएगा। एकदम सही। एक छोटी सी बात मैं कहूं, एक स्कूल के अंदर बच्चों को क्या सिखाते हैं? टिप्पण भेजते हैं बरसात में बच्चों के, 4th 5वीं क्लास, 10वीं नर्सरी, टिप्पण भेजते हैं। मम्मी पूछती है शाम को आते कि बेटा तूने ये खाया? कि नहीं मम्मी, हमने तो सारे बच्चों ने मिलके साथ खाया। तो मम्मी क्या कहती, मैंने तेरे लिए बनाया था। इंडिविजुअलिटी की भावना वहीं से जागृत हो गई। जो अपने समन्वय और भाईचारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बंधुत्व की बात कही गई है ना, वो मम्मी वहीं तोड़ देती है। तो कहीं न कहीं हम अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा इस देश के लिए, हम लोगों को। और हमारा बहुत बड़ा दायित्व है आज की तारीख। आज जो नवयुवक आए, नए नौजवान पीढ़ी है हमारी, उनको हमें मार्गदर्शन करने की, आज इतने सब लोग बैठे हैं, सब लोग आज उनको मार्गदर्शन की ओर और अच्छे पथ पर ले जाने के लिए आप कुछ योगदान देंगे। एक आपको ये बात बताऊं कि कानून की बात
भी आ जाती है थोड़ी सी कि आप चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे बिजनेसमैन, चाहे शिक्षक हो, कोई क्षेत्र हो, तर्क शक्ति जब व्यक्ति में नहीं होगी, बच्चा अगर क्लास में सवाल नहीं पूछेगा, अजीब अजीब सवाल नहीं पूछेगा, तो उसकी तर्क शक्ति कैसे डेवलप होगी? अभी आप मेरी बात पे हंसोगे, मैं कहता हूं अगर किसी को तर्क शक्ति बढ़ानी हो तो अकबर बीरबल के किस्से पढ़िए आप। अकबर बीरबल के किस्से में जो तर्क शक्ति है, मैं ये भी कहता हूं, लोग कहते हैं कि साथ जुडिशियल सिस्टम और सब लॉर्ड मैकोले लेकर के आए, ये सिस्टम वहां से है। मैं ये कहता हूं नहीं, सबसे बड़ी तर्क शक्ति हिंदुस्तान में थी। बीरबल के बराबर कोई तर्क शक्ति का व्यक्ति पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान। उसके ऊपर एक छोटा सा किस्सा मैं आपको अकबर बीरबल का बताना चाहूंगा, कि नहीं तो आप कहोगे कि वो बात फिर अधूरी रह गई, अकबर बीरबल की क्या बात थी। तो सारे उसके राज्य के जितने भी लोग थे, वो एक बार अकबर के पास गए दरबार में, कि साहब ये हमारी फरियाद है, ये फरियाद है कि साहब ये अमुक व्यक्ति है ना, तो उसका सुबह सुबह कोई शर्त हो, उसका मुंह देख लेते ना तो उसका तो सारा दिन पूरा खराब है, उसका दिन ही खराब है, उस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहता। तो उन्होंने कहा साहब इसको देश निकाला दे दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसे तो हम नहीं, हम पहले परखेंगे तुम्हारे कहने से कैसे। तो एक ऐसी व्यवस्था की गई कि अकबर के बेडरूम के गेट के आगे उसको खड़ा कर दिया गया 4 बजे बाद। जब उसने अकबर का बेडरूम का दरवाजा खुला तो वो व्यक्ति सामने खड़ा था, उसकी शक्ल बीरबल ने देखी। बात आई गई होगी, उसको भेज दिया, और जब 10 बजे 11 बजे 12 बजे जबकि वो शहंशाह थे, जब भी दरबार में जाए तो अपनी तरह थोड़ी है 2 चप्पल की जोड़ी है जो उसको पहन के निकल जाएंगे, उसके लिए तो ड्रेस सस्ती थी जूतियों की। तो वो अपनी पसंद की जो जूती पहने लगे, एक पहने, एक दूसरे के अंदर एक बिच्छू बैठा था, बिच्छू खा गए अकबर को, बिच्छू ने खा। तो एकदम से बात दिमाग में आ गया, यार उस व्यक्ति का सुबह चेहरा देखा था, इसलिए वो आदमी बड़ा मनुष्य है, खराब है, इसलिए दरबार लगा, उसके अंदर बुलाया गया उस व्यक्ति को। आते हैं अकबर ने कहा इसको मौत की सजा दी जाती, मौत की सजा। उस व्यक्ति की पत्नी बीरबल के पास गई, उन्होंने कहा साहब मेरे पति को तो मौत की सजा दे दी, हो गया, आप चलो कोशिश करते हैं। तो उन्होंने वो आया तो उसने बीरबल ने कहा कि साहब अभी कानून के विद्यार्थी सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या, कि कम से कम उसको आप मौत की सजा दे रहे हो, उसको सुनने का मौका तो दो। हम भी जब सजाएं देते तो पहले तो सुनते थे भाई तेरे क्या करना है, बिल्कुल कितनी सजा दी जाए, क्या दी जाए, या तेरा डिफेंस क्या है, सब कहते। तो उन्होंने कहा साहब इतना मौका तो इस आदमी को दो आप। तो अच्छा दिया जाता है मौका। तो अकबर ने क्या कहा, बड़ा मार्मिक सेंटेंस है ये, कि साहब इस दरबार के अंदर, इस कोर्ट के अंदर इस व्यक्ति से भी बड़ा मनुष्य व्यक्ति है कि साहब आपने तो उसका चेहरा देखा तो आपको तो बिच्छू में काटा, लेकिन उसने तो आपका चेहरा देखा है और ये एक्सटेंपोर, ये जब तर्क शक्ति अपने बच्चों में, नवयुवाओं में पैदा नहीं करेंगे तो अपन कैसे बनेंगे। नॉलेज इज पावर, ज्ञान का महत्व हर जगह है। एक मैं कल पढ़ रहा था, आपके कितनी आइडियाज हो, कितनी कल्पनाएं हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है आप कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं कर सकते, उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते। इसलिए नॉलेज इज मस्ट, है ना, नॉलेज सीखना चाहिए। और इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि नॉलेज के कितने एरियाज है। अपन देखें नॉलेज क्या है। नॉलेज, देयर आर 7 एरियाज ऑफ नॉलेज। गणितज्ञ होगा कोई, मैथमेटिशियन, नेचुरल साइंस का भी नेचुरोपैथी के लिए अवार्ड की गई थी डिग्रियां, और ह्यूमन साइंसेस,
ह्यूमन साइकोलॉजी, आर्ट्स एंड एथिक्स। एथिक्स सबसे बड़ी बात है। इस मानव और मनुष्य जाति के लिए एथिक्स बहुत बड़ी बात है। रिलीजियस और इंडिजीनियस, धनी है लेकिन इंडिजीनियस, जो फुटपाथ में व्यक्ति सो रहा है, उसको अगर हम ज्ञान से अलग करेंगे तो हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको लाना पड़ेगा। और ज्ञान क्या है? इट इज ए लर्निंग प्रोसेस, इट इज ए लर्निंग प्रोसेस। और लर्निंग प्रोसेस से आपका अनुभव आएगा, और अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आज सब डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे थे, मोहम्मद मानद डिग्री ले रहे थे, मेरे भी मन में मैंने उनको कहा था, मैंने कहा हमें तो मिली नहीं आज तो मैं इसके लिए ये कहना चाहूँ, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि LLB होते ही हम RJS बन गए पहले अटेम्प्ट में, तो हम आगे नहीं कर पाए। जोधपुर में थे, जब परमिशन ली LLM करने की, ट्रांसफर हो गए। फिर यहाँ JDM CGM रहे, तो यहाँ परमिशन ली PhD, तो यहाँ से ट्रांसफर हो गए, तो हम नहीं कर पाए हमारी नौकरी। लेकिन 2017 में जब मैं फाइनली रिटायर्ड हुआ, मतलब फाइनली, मतलब 60 साल में, तो मैं रिटायरमेंट बहुत पहले हो गया था। 60 साल के बाद में मैंने 10 साल गवर्नमेंट के असाइनमेंट्स, मैं कंज्यूमर का चेयरमैन रहा, सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर रहा, RPSC में रहा, और देन आई वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द लोकायुक्त। वो उसके बाद में मैंने LLM किए, और मैंने PhD की, और PhD मैंने सबमिट की। अब जनवरी में उसका वाइवा होने वाला है। तो ये लर्निंग प्रोसेस जो है, वो अगर हम कहीं लर्निंग प्रोसेस को छोड़ देंगे तो न तो देश आगे बढ़ सकता है, सीखना और सिखाना कंटिन्यू रखना पड़ेगा सभी किसानों को भी। तो वी मस्ट, आज भी हम लर्निंग मोड में, कोई ना मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल दो, वो तो अपने को आता नहीं, लेकिन लर्निंग प्रोसेस को जरूर फॉलो कर रखा आज भी। मतलब एवरी डे आई हैव टू लर्न समथिंग, either by books, by experience, by social media and other things। किसी को सुनना है उससे देखेंगे। और कहते हैं कि एक पूछा कि सबसे शक्तिशाली कौन है, शक्तिशाली कौन है सबसे, तो किसी ने कहा पैसा सबसे बड़ा शक्तिशाली है। आज के जमाने में पैसे के अलावा कुछ नहीं है। दूसरे ने कहा नहीं साहब, हथियार जिसके पास हो, बंदूक हो, राइफल हो, तलवार, वो शक्तिशाली। तो रविंद्रनाथ टैगोर और अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके पास कोई हथियार नहीं था। वो हथियारों वालों का इतिहास तो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को दुनिया रहेगी तो क्या किस लिए? नॉलेज इज पावर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बल्ब का आविष्कार किया, ये थी लाइट, अपन देखा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक उसका नाम रहेगा। तो नॉलेज इज पावर, वी हैव टू लर्न एंड गैदर समथिंग फ्रॉम दी दैट पर्सनैलिटीज हु हैव, वो ठीक है ये दुनिया से विदा हो गए, चले गए, लेकिन आज भी वो हमारे बीच में जिंदा, किसी न किसी रूप में जिंदा। हम आज के दिन इतनी बड़ी उपाधियां लिए, हमने ये किया है, हम हमारे सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से एक दायित्व हम हमारा तय करें। हमारा दायित्व क्या है कि हम अपने आप को सुधार लीजिए, हमें दूसरे का ठेका नहीं लेना। हम इसको भी सुधार देंगे, इसको सुधार, मैं मेरे घर में सुधर जाऊंगा, बच्चे अपने आप परिवार अपने आप सुधर जाएगा, और परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा। एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं है। दोषारोपण तो रोज करते हैं, दिन भर करते हैं। कभी कभी मैं, बड़ी अजीब सी बात है, आप हंसोगे भी उसके ऊपर, जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर देखते हैं, अपन पढ़ते हैं, जिनको हम, जो हमारे शासक हैं, जिनसे हम शासित होते हैं, उनके अगर स्टेटमेंट पढ़ो तो वो स्टेटमेंट ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल अनपढ़ है, ये कुछ मानवता या कुछ इथिक्स के बारे में, सभ्यता के बारे में कुछ नहीं जानते। मतलब टोटलिटी के अंदर वो ऐसा लगता है, वो स्टेटमेंट्स ऐसे लगते हैं
कि ये कोई शर्त है, सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं कोई स्टेटमेंट का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि बहुत विवादास्पद सब्जेक्ट है ये, तो इसलिए कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज अभी जैसे आपके पिलानी सिंह परारे इन्होंने बात कही, आपने बात कही, तो कितनी परिष्कृत और एक टैलेंटेड लैंग्वेज में आपको बात कही, एक माध्यम है भाषा, लेकिन किसी के कपड़े उतारना सेंटेंस में, ये कहाँ का मतलब है? ये दिस इज व्हाट आई से कि दिस इज चैलेंज टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कंटेम्परेरी जो इश्यूज आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हम संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हैं? हम किसको क्या ज्ञान देने जाएंगे? हम हमारे इतिहास को भूल गए। आप किसी का संबोधन करना तो संबोधन में हम मान सम्मान आदरता और नम्रता के साथ संबोधन करेंगे। गाली गलौज से किसी का संबोधन करो, कहाँ का है? कहाँ की ये शब्द? हमारे आप ये देखिए प्राचीन ग्रंथों को, धर्मशास्त्रों को, सबको उठा के देख लीजिए, शत्रु को भी उन्होंने नम्रता से ही बिठाया है कोई भी। लेकिन आज हर अखबार आप पढ़ लो, हर पेज पढ़ लो, हर न्यूज में पढ़ लो, वो सेंटेंस कोई मायने नहीं रखते। तो अपने को आज इतने डॉक्टरेट पैदा हुए हैं हमारे यहाँ इस मंच से, तो उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि हम कम से कम एक मानवीय संवेदना और मानवता को तो आगे बढ़ाएं। जी जरूर। कहते हैं कर्म, कर्म योगी कौन होता है, कर्म क्या है? मैं आपको ये बताऊं, एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन अर्थ उसका बहुत गूढ़ है कि जो लोग बाथरूम में पानी से नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं, मुंह धोते हैं, आते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करके पसीने से नहाता है वो युग बदलता है और समाज को बदलता है। समय बहुत ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से। नहीं सर, मैं अपनी बात छोटी सी दो पंक्तियों के साथ कबीरदास जी का, आप कबीर को पढ़िए, मीरा को पढ़िए, आप रहीम को पढ़िए, आप जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, रामधारी सिंह को पढ़िए। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ मिलेगा। क्या है? एक यक्ष प्रश्न था। यक्ष ने जब धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि भाई जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ कौन जाता है? भाई पति, पत्नी, भाई, बहन, दोस्त, रिश्तेदार सारे चले जाते, पंचतत्व में मिलेंगे, लेकिन उसके साथ कौन जाता है? तो धर्मराज युधिष्ठिर का एक ही क्वेश्चन था कि दान, वो उसके साथ जाता है अंत समय। और उससे भी बड़ा है शिक्षा का दान। शिक्षा का दान जिसने किया, और शिक्षा से भी बड़ा दान है समय का दान। समय किसी के जीवन में, आज मैं यहाँ खड़ा हूं, ये क्षण मेरे लाइफ में वापस लौट के नहीं आएगा। मैं किसी व्यक्ति के उत्थान के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए जो मैं समय देता हूं, वो दान सबसे बड़ा है। वो दान कभी मिटता नहीं। तो कुछ ऐसा ही समझें कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो अपनी एक ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जब स्कूल जाते थे तो एक पुलिया के नीचे बुढ़िया बैठी रहती थी, उसको वो अपना टिफिन खिला के जाते, खुद भूखे रहते। जब वो शाम को एक दिन उसकी डेथ हो गई, वो उसको मिली नहीं, तो वो टिफिन शाम को वैसे ही लेके आए वापस और बड़े उदास। तो माँ ने पूछा भाई क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में उसने बताया कि आज इस दुनिया में नहीं रही, चली गई जिसको मैं टिफिन खिलाता। आप ये देखिए, छोटा सा बच्चा साल भर तक उसने अपना टिफिन उस महिला को दिया। इससे बड़ी नैतिकता और इससे बड़ी क्या शिक्षा हो सकती? और हमारे यहाँ कहती है, मम्मी कहती है, तूने दूसरों को नहीं खिलाना, खुद ही खाना।
तो कहाँ से वो आपकी भ्रातृत्व आएगी, कहाँ बंधुत्व आएगा, कहाँ समझ आएगा, कहाँ अपनत्व आएगा। कबीरदास जी ने यह कहा कि अपने जीवन में 2 पंक्तियां हैं, इसके बाद मेरी बात समाप्त करूंगा। मैं बहुत समय ले लिया, आपका आभारी हूं मैं, आपने मेरे को सुन रहे हैं। नहीं सर, कि कंटिन्यू करो। कबीरा हम जब जन्मे हम रोए जग हर्षा। कबीरा जब हम जन्मे जग हर्षा हम रोए, ऐसी करनी कर चलिए कबीरा कि हम हंसे जग रोए। जय हिंद, जय भारत।